सतलुज घाटी के अंतर्गत वैदिक नदी शतद्रु के दाएं किनारे पर अवस्थित तत्तापानी महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि रही है। हम बैठे हैं होटल हॉट स्प्रिंग तत्तापानी में और हमारे साथ विराजमान हैं होटल के CMD श्री प्रेम रैना जी। आपका इस धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन और आयुर्वेद पर्यटन की इस चर्चा में स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है कि यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है बहुत ही सुंदर है, अनुपम है, मनोहारी है और ये पूरा क्षेत्र सतलुज घाटी का एक केंद्र बिंदु है। ये वो क्षेत्र है जहाँ से सप्तऋषियों में एक महर्षि जमदग्नि ने सनातन धर्म और संस्कृति का प्रसार किया और उसी कालखंड में उनके पुत्र भार्गव परशुराम जी ने भी सतलुज घाटी के दोनों तरफ संस्कृति और परंपरा की एक ऐसी संजीवनी पौध का पौधारोपण किया जो आज तक वो संस्कृति हमारी परंपराओं में, हमारे देवोत्सव में, लोकोत्सव में नज़र आती है। तो मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप इस क्षेत्र के मूल निवासी भी हैं और होटल उद्योग के तो आप मुझे लग रहा है हिमाचल प्रदेश के एक आइकन हैं, एक प्रेरणा दीप के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। इस पुण्य भूमि का आपके जो स्थानीय मान्यता है किस तरह का महत्व रहा है कि भी ये जमदग्नि ऋषि की जो पुण्य भूमि है यहाँ पर किस तरह की ये जो मकर संक्रांति का जो पर्व है इसका आयोजन होता है, क्या महत्व है और जमदग्नि ऋषि के द्वारा जो यहाँ पर उष्ण जल स्रोत का जो प्राकट्य किया गया और उसका क्या महत्व यहाँ की स्थानीय मान्यताओं में रहा है। डॉक्टर बाली जी, आपका और हिमालयन डिजिटल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तत्तापानी महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली हॉट स्प्रिंग में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि तत्तापानी महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली है और मकर संक्रांति का जो यहाँ मेला है वो बहुत सालों से, मतलब हम बोले तो सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि ये मेला का मुख्य जो यहाँ का एक विशेषता है वो है गर्म जल स्रोत में स्नान करना। तो अगर हम बताएं तो जैसे आपने देखा या अभी दर्शक लोग या को आप दिखाएंगे, पहले यहाँ पर नदी थी 2015 से, फरवरी 2015 से सतलुज नदी जो बह रही थी। अभी जो तत्तापानी में ये रिजर्ववायर बनी है कोल बांध की, तो इससे क्या है जो प्राचीन जो यहाँ पर मंदिर था और प्राचीन जो गर्म जल के स्रोत थे वो जलमग्न हो गए, कोल बांध के हद में आ गए, वहाँ पर रिजर्ववायर बन गया। तो जब नदी बह रही थी और नदी के साथ साथ जो गर्म जल के स्रोत थे तो वहाँ पर ये मेला पूरा माघ के महीने में लोग नहाने आते थे, पर विशेषकर मकर संक्रांति को एक बहुत ही महत्व रहता था। लोग सुबह 5 बजे आ जाते थे और कहते ना, हमारे कहते हैं खिचड़ी का दान करते थे, चावल और मांस की दाल का दान करते थे और फिर गर्म पानी में स्नान करते थे, मंदिरों में पूजा अर्चना होती थी। तो इस तरह से ये सदियों से इस तरह का एक लोगों में आस्था चली है और इस तरह से मकर संक्रांति को जो पहला दिन होता है हिंदू धर्म में वर्ष का, तो उसको इस तरह से मनाते हैं। जी जी जी। जैसा कि आपने कहा कि कोल डैम के बनने से जो इतना बड़ा रिजर्वायर बना और इसके बनने से जो इसका जो मौलिक स्वरूप था वो तो बदला बहुत है, परंतु मौलिक स्वरूप के बदलने के बाद भी लोगों की एक मान्यता ये थी कि भी तत्तापानी का जो एक पौराणिक और वैदिक महत्व तो गया, ऐसी लोगों ने एक धारणा बना ली थी। परंतु आपके प्रयासों से उस उष्ण जल स्रोत को यहाँ पर पुनः प्रतिष्ठित किया गया और आज जैसे हम देख पा रहे हैं मकर संक्रांति का दिन है और पूरे देश विदेश से लोग आकर के यहाँ पर जो इस पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। तो कितना आपको संघर्ष का दौर आपने देखा और किस तरह से आपने प्रयास किए
और पुनः जमदग्नि ऋषि के इस पावन भूमि की प्रतिष्ठा को पुनः आपने स्थापित किया, क्योंकि वो संघर्ष का दौर मैंने भी सुना है, देखा है। और कैसे प्रयास आपके व्यक्तिगत रहे हैं, स्थानीय लोगों के रहे हैं, या सरकारी स्तर पे रहे होंगे, तो आजकल तो वो पुनः आपने वो प्रतिष्ठा स्थापित कर दी है। इस नया स्थिति के अनुसार खुद को बदलना पड़ता है। जी। तो ये जो एनटीपीसी का जो डैम था, ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोजेक्ट है। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, जो नहीं होना चाहिए था, परंतु फिर भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। तो जब ये कोल डैम के बारे में हमने सुना कि कोल डैम बनेगा, तो ये तो निश्चित ही था, और मैं उस वक्त इटली में रहता था, कि सब डूब जाएगा। 2007 में आईपीएच डिपार्टमेंट ने टेंडर लगवाए कि, और कोशिश की उन्होंने कि गर्म पानी को यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि लोगों की ये डिमांड थी कि गर्म पानी खोला जाए। तो आईपीएच डिपार्टमेंट ने टेंडर लगवाया, और यहाँ पर 3 महीने तक एक मशीन रही जो ड्रिल करके पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। तो सेम टाइम मैं उस वक्त इटली में रहता था, और मेरा भी बिल्कुल ध्यान यही था कि गर्म पानी निकले, ताकि तत्ता पानी का नाम जो तत्ता पानी है, कम से कम तत्ता पानी रहे, लोगों को उपलब्ध हो। अदरवाइज यहाँ पूरा पानी जो स्थान की विशेषता थी वो स्थान की विशेषता थी। और जो ये औषधीय गर्म जल है, इसकी औषधीय गुणों से भरा है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो क्या हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स से, फादर से टच में था, तो पानी नहीं निकला और वो हताश होकर चले गए यहाँ से। तो फिर हमने कोशिश की, तो और ये भगवान की कृपा रही, महर्षि जमदग्नि जी हमें माध्यम बनाया, इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है। पर हमारे माध्यम से गर्म पानी जो है प्रयास से तीसरे दिन ही निकल गया। तो ये एक फिर प्रेरणा बनी, डिपार्टमेंट को प्रेरणा बनी, अगर वहाँ उस पॉइंट पे गर्म पानी निकल सकता है तो उन्होंने फिर साथ में कोशिश की। अब जैसे देखा आपने, अभी आपने बताया कि अभी बहुत ही अच्छे तरीके से लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं। गर्म पानी फिर हमने निकाला, तो आईपीएस डिपार्टमेंट में दोबारा से हरकत में आया। 2-3 महीने के बाद उन्होंने फिर 3-4 जगह गर्म पानी के यहाँ स्रोत ढूंढे। तो फिर ये आम पब्लिक के लिए भी एक पॉसिबिलिटी मिली। और जो 2015 के बाद तो फिर एक ही पॉइंट रहा जो ये गवर्नमेंट द्वारा खोले गए और जो हमने खोले, लोगों की जो आस्था का बिंदु यहाँ पर टिका रहा। कोल डैम के बनने से ये पूरा जो इसकी जो प्राकृतिक महत्व था गर्म जल स्रोत का, वो लगभग मिट गया था। और आप लोगों की सदिच्छा कहूँ मैं, या सद्भावना कहूँ, या जमदग्नि पर ऋषि के प्रति जो आस्था आपकी रही, क्योंकि आप प्रेमानुरागी, स्वयं ईश्वर में आपकी गहन आस्था है, कि आप उनकी सारी प्रेरणा से और लोगों की प्रेरणा से और देव प्रेरणा से वो सारा सार्थक हुआ। और आज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इतना ऊपर ये पानी का स्तर आ चुका है, इसके बावजूद भी यहाँ पर ये आज दूर दूर से लोग आकर के अपना पुण्य अर्जित कर रहे हैं। और इसके साथ फिर ना साथ एक और चीज़ मैंने देखी कि जब आपका नीचे अपना होटल था, नदी के किनारे था, अपनी प्राकृतिक छटा में था, और साथ में वहाँ मंदिर भी थे, और मुझे स्मरण है कि यहाँ पर जमदग्नि ऋषि का एक मूर्ति भी खुले में हमने देखी, और छोटा सा एक मंदिर भी था। और मुझे लग रहा है कि 2099 में जो पार्चू झील का जो बाढ़ आई, तो बहुत कुछ विलय हो गया उसमें। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि आज जो मेला स्थल है आपके हॉट स्प्रिंग होटल के बिल्कुल बगल में, इतने सुंदर मंदिर जो पार्श्व भाग हम देख पा रहे हैं ये बने हैं। तो वहाँ पर जैसे नरसिंह मंदिर भी था, तो वो पुनः यहाँ पर प्रतिष्ठित हुआ है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इस भूमि का जो महत्व है वो महर्षि जमदग्नि से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो हमने भ्रमण किया और मंदिर में देखा कि जमदग्नि ऋषि की भी यहाँ पर आपने मूर्ति स्थापित की है, और साथ में जो कामधेनु सुरभि गाय के लिए जो उन्होंने अपने प्राण दिए, और वो भी आपने स्थापित किया। तो ये किस तरह से आप लोगों ने, आपके व्यक्तिगत प्रयास या आपके स्थानीय लोगों ने, या इस पूरे क्षेत्र जो आपकी पंचायत है, या जो लोग हैं, जो धर्मानुरागी लोग हैं, किस तरह से आपने पुनः एक उजड़े हुए तत्ता पानी को पुनः प्रतिष्ठित करने में कैसे प्रयास व्यक्तिगत सामूहिक करें? हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली 2019 की बात है, और राज्यपाल जी शिमला से आए थे तत्ता पानी, और हमने उन्हें यहाँ तत्ता पानी के इतिहास के बारे में बताया। अच्छा। कामधेनु गाय के बारे में बताया, महर्षि जमदग्नि जी के बारे में बताया। तो
राज्यपाल जी ने बोला ठीक है, मैंने महर्षि जमदग्नि जी के मंदिर में जाना है। अच्छा। तो उन्होंने जब ये क्वेश्चन किया तो हमारे साथ यहाँ पर सांसद जी थे, रामस्वरूप शर्मा जी थे उस दौरान। तो हम एक दूसरे का मुंह देखे तो यहाँ तो इस तरह का कोई स्मारक नहीं है। नहीं, स्मारक नहीं है, क्योंकि अभी एक्चुअली कोल डैम बनने के बाद धीरे धीरे ही प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लान ना तो गवर्नमेंट की तरफ से था, ना तो किसी आदमी पर्सन तो ये कर भी नहीं सकते थे, स्थानीय संस्था का अभी नहीं रहा। तो उसके तुरंत बाद हमने डिसाइड किया कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर महर्षि जमदग्नि जी की मूर्ति की स्थापना करनी है, और उससे संबंधित कामधेनु गाय जी का जो जिनका एक यहाँ पर इतिहास रहा है जी। तो और शनि मंदिर का भी हमने स्थापना की यहाँ जी, पर। जी। तो स्थानीय लोगों के प्रयास है, और रामस्वरूप शर्मा जी बहुत इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और हम उनके साथ हर वक्त खड़े थे उस दौरान। तो ये सब संभव हुआ, और धीरे धीरे यहाँ पर तत्तापानी एक जो धार्मिक तीर्थ स्थल है, जो चीज़ें बेसिक चीज़ें यहाँ होनी चाहिए वो हो रही है, और बेहतर हो रहा है। मतलब यहाँ अब ये आपको तत्तापानी में नहीं लगेगा कि हम उजड़े हुए तत्तापानी में आए हैं, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। कुछ ये अब थोड़ा सा इसमें स्थायित्व आज व्यक्तिगत प्रयास, आपकी जो सद्भावना और महर्षि के प्रति जो एक आस्था रही, और आपके जो स्थानीय लोग हैं सभी के सामूहिक सम्मति से भी और सहयोग से भी ये आज उजड़ा हुआ तत्तापानी पुनः अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, वो ऐसे भी दिख रहा है। और क्योंकि थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है, जब हमारा ऋग्वेदिक काल जो आज से लगभग कोई 7-8 हज़ार साल पहले रहा, उस वक़्त का जब ऋग्वेदिक काल का जो अंतिम चरण था, उस अंतिम चरण में जमदग्नि ऋषि और उनके पुत्र का इस सतलुज घाटी, विशेष करके जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है जिसमें हिमाचल है, इसमें सनातन संस्कृति के प्रसार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ऐसा साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं और मान्यताएं भी हैं कि सबसे पहले जो शिवालिक क्षेत्र था, सिरमौर का ददाहू क्षेत्र था, वहाँ पर जमदग्नि ऋषि का अपना आश्रम था, माता रेणुका वहाँ रहती थी, और उसके बाद वो इस क्षेत्र में तत्तापानी क्षेत्र में आए। और 1940 में एक पुस्तक जो चंद्रवंशी महाराजाज ऑफ इंडिया में उल्लेख मिलता है कि 765 में वीरसेन जो कि बंगाल के थे, उन्होंने जिवड़ी के पास सतलुज नदी को पार करके जमदग्नि ऋषि के आश्रम में शरण ली, ये उल्लेख मिलता है, एक लिखित उल्लेख। तो बाकी जो मान्यताएं, जैसे आपने अभी कहा कि कामधेनु जो गाय है उसके रक्षण के लिए ऋषि ने जो है एक अपना आत्म उत्सर्ग किया, अपने प्राणों की आहुति दी। तो मान्यता भी यहाँ पर ये प्रचलित है कि यहाँ पर जो सहस्रबाहु था, उनका राज्य जो है सोनी क्षेत्र में था, और जो रेणुका उनकी पत्नी थी और रेणुका की बहन थी। तो ईर्ष्यावश उन्होंने एक दिन कह दिया रेणुका माता से कि भाई आप हमें अपने आश्रम में बुलाइए, आप भी आओ भगत करें। तो एक सप्तऋषि थे, उनके पास तो सिर्फ योग बल था, ऐसा कुछ ज़्यादा भी नहीं था। और जब रेणुका माता ने कहा कि भाई ये आग्रह किया है जीजा जी ने, तो बुला लीजिए उन्हें। तो कहते हैं यहाँ पर पूरा आगमन हुआ, उनकी पूरी सेना थी साथ थी, यहाँ तक कि नवग्रह भी साथ थे, क्योंकि सहस्रबाहु इतने बड़े शक्तिशाली थे कि ग्रह भी उनके अधीन हो गए थे। तो कहते हैं कि यहाँ पर इंद्रलोक से एक रात्रि के लिए कामधेनु सुरभि को बुलाया गया था, और 56 प्रकार के जो व्यंजन थे वो यहाँ बने। और इस अलौकिक व्यंजनों को जब सभी तृप्त हो गए, महर्षि कि इस चमत्कार को देख करके वो भी हतप्रभ रह गए। और जब वो ये अपने जो उनके गुप्तचर थे, मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई गाय है, ये सारा कुछ तो चमत्कार वो कर रही है। तो जैसे यहाँ विदाई अगले दिवस होने लगी तो उन्होंने गाय मांग ली, और गाय मांगी तो उन्होंने मना समर्था व्यक्त की कि गाय तो ये लौकिक जीवन में रहने वाली नहीं है, एक रात्रि के लिए इंद्र भगवान से मैंने मंगवाई है। उसी में संघर्ष हुआ और यहाँ पर उनका प्राणांत भी हुआ, सहस्रबाहु ने प्राणांत किया उनका। और उसके बाद जब गाय ऊपर गई और उसने सारी सेना भी उससे पहले तहस नहस सहस्रबाहु के किए। तो आपके क्षेत्र में यहाँ पर माड़ का जो पर्व बड़े हर्षोल्लास से भागी मनाया जाता है,
और मैंने देखा है कि सुगेत क्षेत्र में ही माड़ की महिमा भी है। और उसके बाद वो पुनः जीवित हुए और यहाँ पर वो उनकी तपोभूमि बनी और पूरे हिमालय क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पर अपने जो सनातन संस्कृति को प्रचारित किया, बढ़ावा दिया। और बहुत बड़ा आपने एक सार्थक प्रयास किया कि एक गौ माता का भी यहाँ पर एक सुंदर यहाँ पर एक मूर्ति आपने लगाई है। और विशेष करके बहुत सारे लोगों को जब इतिहास का किसी क्षेत्र विशेष का परिचय नहीं होगा तो उस क्षेत्र की महत्ता का परिचय भी नहीं होता है। तो बहुत एक सार्थक प्रयास आप लोगों के रहे हैं। आप लोगों ने पुनः एक उजड़े हुए तत्ता पानी को अपनी पहचान बनाई है और उसके उष्ण जल जिसके नाम से तत्ता पानी नाम पड़ा, उसको भी आपके प्रयासों से और सारे जनता जनार्दन के प्रयासों से वो प्रयत्न आपके सार्थक हुए हैं। और इसके अलावा जैसे हमें सूचना मिली है, आपका एक व्यक्तित्व रहा है कि आपने बड़े नीचे के स्तर से उठ करके और इतना बड़ा एक क्षेत्र के लिए आपका योगदान रहा। और सबसे बड़ी बात है कि भी हर व्यक्ति अपने लिए जरूर बहुत कुछ करता है, परंतु आपने इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत सारा एक कार्य किया है। और एक मुझे स्मरण हो रहा है कि यहाँ पर नदी पूजन का एक बहुत बड़ा आयोजन आपके ही देखरेख में हुआ, आपके सहयोग से हुआ। और हिमाचल सरकार के उसको के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो भी आए थे और मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। तो नदी पूजन की परंपरा तो हमारे एक वैदिक परंपरा रही है। और शतद्रु नदी जो है ये हिमालय की 10 पुत्री में से एक मानी जाती है। और गंगा अगर गोमुख से निकलती है तो शतद्रु नदी जो है मानसरोवर की गजमुख से निकलती है, ये बहने बहने। तो इसका धार्मिक महत्व उतना ही जितना कि और इसकी पवित्रता बनी रहे, इस पर आपके भी प्रयास रहे हैं। और उस वक्त की ये जो परिकल्पना नदी पूजन की थी और आज क्या वो परंपरा जीवित है जिससे कि लोगों की आस्था इस नदी के प्रति हो। जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार और वाराणसी में नदी पूजन होता है। जी जी। तो एक तो जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर बना है पूरे 70% उसमें लिक्विड ही है। और जैसे जल का हम चरणामृत लेते हैं मंत्र में, और चरणामृत हम पीने से पूरा जो हमारे शरीर का जो बायोकेमिस्ट्री है वो मंत्र की जो वाइब्रेशन है जो हमने मंदिर में उस जल में आई हुई है, जो चरणामृत में होता है, तो हमारा शरीर में वो वाइब्रेशन चल जाती है, वो मंत्र हमारे शरीर में उस चरणामृत से चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो नदियाँ हैं ये हमारा जो संस्कृति है और हमारा जो ब्रह्मांड है, एक उसकी रक्षक है, उसको आगे चलाने वाली है। तो अगर हम नदियों का पूजन करते हैं तो इस तरह से हम ब्रह्मांड का हम पूजन करते हैं। और दूसरा, लोगों को थोड़ा सा ये भी रहता है कि भाई नदियों को गंदा नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा से वो सोचेंगे कि हमने नदी का पूजन किया तो उसमें हम गार्बेज नहीं डालेंगे, प्लास्टिक नहीं डालेंगे, उसको थोड़ा साफ रखने की कोशिश करेंगे। तो यही एक प्रयास था। हमने जो पीछे लॉकडाउन से पहले जब कोविड हुआ उससे पहले रेगुलरली हम पूर्णिमा को यहाँ पर नदी पूजन कर रहे थे। तत्ता पानी को जो भी पर्यटन स्थल है, जो तीर्थ स्थल है, उनको बेहतर किया जाए, वहाँ पर लोगों को सुविधा दी जाए और बेहतर किया जाए। तो पिछले कल ही तत्ता पानी में यहाँ हमारे जो सांसद हैं प्रतिभा सिंह जी, वो भी आए थे और PWD मिनिस्टर वो भी आए थे। उन्होंने भी यहाँ तत्ता पानी को बेहतर करने के लिए और यहाँ की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए घाट वगैरह को उनको जो काम अभी अधूरा रहा है उनको सही करने के लिए अभी उन्होंने हमें बताया है, लोगों को बोला है कि भी कार्य को पूर्ण किया जाएगा, ताकि जो ये तीर्थ स्थल है हमारे भारत में कम ही तीर्थ स्थल रहे हैं और उनकी जो महत्ता जो बनी रहे। तो नदियों का पूजन भी हम सतलुज नदी का इतना महत्व है जो आपने पूरे डिटेल में बताया। और ये हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट शनिवार, क्योंकि तत्ता पानी शनि पूजन के लिए भी बहुत ही फेमस है, लोग दूर दूर से यहाँ शनिदान के लिए आते हैं। आजकल भी यहाँ पर बहुत सारे लोग केवल शनि पूजन के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली है, यहाँ की जो वाइब्रेशन है और जो गर्म जल की जो वाइब्रेशन है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कोई तो रीजन रहता होगा कि लोग यहाँ आके जो पूजन करते हैं उसका इफेक्ट अलग है। तो ये हमारी एक इच्छा है और यहाँ स्थानीय लोग भी चाह रहे हैं कि एटलीस्ट शनिवार को या पूर्णिमा के दिन सतलुज का पूजन, सतलुज आरती दोबारा से शुरू की जाए ताकि ये महत्ता बनी रहे। यहाँ पर सहस्रबाहु की सेना आई और पूरा लाव लश्कर उनके साथ था
उनके मंत्री थे, उनके पार्षद थे, सभी लोग थे, तो उनकी भी गर्म जल की जो व्यवस्था है कहते हैं तो जमदग्नि में करी है। या जब वो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जब जमदग्नि ऋषि का वध किया गया तो कहते परशुराम जी उसको जब मणिकरण में स्नान कर रहे थे तो 2.5 पग में वो यहाँ पर आए, धोती उनकी गीली थी, तो कहते यहाँ उन्होंने उनको निचोड़ा। तो ऐसी माने तभी जयलाल शर्मा जी बता रहे थे कि भी उसके छिटकने से कुछ जल कहते नदी के उस तरफ भी गर्म जल स्रोत था, जो अब मेरे ख्याल विलीन हो चुका है ना। तो जैसे हमने कहा कि भी इसका एक बायोकेमिस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है, हमारी जो फिजिकल एनाटॉमी है उसके साथ भी इसका बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने एक स्वदेशी जो हमारी एक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, उस पर आपने बड़ा कार्य किया है। और आपके इस हॉट स्प्रिंग होटल में ही एक संस्था आपने संध्या हॉट स्प्रिंग हेल्थ केयर सेंटर के नाम से चलाई है जी। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग देश विदेश के जो काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ के लोग हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी हैं, वो स्वास्थ्य लाभ पाकर के यहाँ से गए हैं। और तो किस तरह से आयुर्वेदा को आपने यहाँ पर जो हमारी प्राचीन एक पद्धति रही है, स्वास्थ्य पद्धति रही है, क्योंकि आयुर्वेद जो है एक उपवेद है हमारा, जैसे धनुर्वेद है वैसे आयुर्वेद भी वेदों का ही एक उपवेद माना जाता है। तो इतनी बड़ी संपदा हमारे देश में है और दुर्भाग्यवश ये आयुर्वेद में उतना प्रचार यहाँ पर नहीं हो पाया, उतना विस्तार भी नहीं हुआ, प्रचार भी नहीं हुआ। पर आपने कैसे इसको प्रतिष्ठित किया और गर्म जल के साथ इसकी जो एक संगति है कि और यहाँ का जो एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र से हम कहते हैं, तो ये क्या एक आइडिया आपके मन में कंसीव हुआ कि भाई तत्तापानी जो है जहाँ उष्ण जल स्रोत है और इसमें बहुत सारी एक औषधीय गुण तो हैं ही, साथ में जो यहाँ की जलवायु है वो भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए उपयुक्त है। वो किस तरह की एक संघर्ष गाथा आपकी रही है यहाँ पर इसको स्थापित करने में अपने सेंटर को? हाँ जी, एक्चुअली हमने सबसे पहले तो जो ये गर्म जल निकलता है यहाँ पर, इसका जो टेम्परेचर है वो 44.5 डिग्री है जी। तो हमने इसमें टेस्ट रिपोर्ट किया, इसमें 37 जो मिनरल्स हैं और वो जो खनिज लवण है, मिनरल्स हैं, वो हमारे शरीर के लिए अति उत्तम है। जब हम गर्म जल में बैठते हैं तो हमारे पोर्स मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं और एक इस तरह का एक प्रोसेस है, आदमी मानसिक रूप से भी शांति महसूस करता है और फिजिकली उसका ब्लड सर्कुलेशन और स्किन प्रॉब्लम के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत बढ़िया, बहुत फायदा होता है। और दूसरा, जब आदमी गर्म पानी के इसमें बाथ में बैठता है तो क्या है, पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सिमिलर आ जाता है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे हाथ पाँव ठंडे हैं या हाथ पाँव गर्म है और हमारा बॉडी का दूसरा पार्ट है वो उसका टेम्परेचर अलग है। तो जब हम जो पूल में बैठते हैं या जो हम टब बाथ में बैठते हैं तो पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सिमिलर हो जाते हैं। तो उसका एक बड़ा इफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया होता है कि जब हम आयुर्वेदा की कोई भी डिटॉक्स थेरेपी करते हैं तो वो उसके जो दोषा है उनको एक्सपेल करने के लिए वो बड़ा फायदेमंद हो जाता है। आयुर्वेदा को हॉट स्प्रिंग से जोड़ना का मतलब है कि आपकी जो थेरेपी की जो बेनिफिट है उसको स्पीड अप करना है। तो जो हीलिंग प्रोसेस है, जो गर्म पानी में आप बात लेंगे और आयुर्वेदा थेरेपी करेंगे तो जो हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। और ये हमने देखा है और ये एक्चुअली अभी बताऊंगा तो हमारे पास एटलीस्ट 40% जो है विदेशी लोग जो है 40% विदेशी लोग जो आयुर्वेदा के आते हैं। जो पूरे हमारा जैसे हॉट स्प्रिंग है, एक हेल्थ केयर है और एक होटल है संध्या हॉट स्प्रिंग हेल्थ केयर है, तो उसमें जो हमारी ऑक्यूपेंसी का रेट है 20% विदेशी लोग हैं जो केवल आयुर्वेदा के आते हैं। और जो आयुर्वेदा का जो महत्व है, ये हॉट स्प्रिंग एंड आयुर्वेदा का इकट्ठा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत बढ़िया है। रैना साहब, जैसा आपने कहा कि आयुर्वेदा हमारी प्राचीन पद्धति है और आपने ये भी कहा कि यहाँ जो उष्ण जल स्रोत हैं उसमें 34 मिनरल्स आप बात कर रहे हैं और जहाँ अपने शरीर और इस जल का जो टेम्परेचर आपने कहा 45 डिग्री के आसपास है, वो उस शरीर का भी कमोबेश लगभग 37 डिग्री आसपास है। तो कहीं ना कहीं जब इसमें बात हम करते हैं, नहाते हैं, टब में नहाते हैं
या जो पूल में नहाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बॉडी शरीर और उस जल का जो है एक तरह से सामंजस्य स्थापित होता है। और आयुर्वेदा भी कहता है कि जब शरीर में एक सामान्य स्थिति बन जाती है, चिकित्सीय जो प्रक्रिया है वो फिर एक जवाबदेही उसकी बन जाती है। आपके सेंटर में जैसे हमने देखा कि इतना बड़ा आपने ये संध्या हॉट स्प्रिंग हेल्थ केयर सेंटर बनाया है, जैसे आपने कहा कि 40% की जो एक ऑक्यूपेंसी है वो बाहरी देशी लोगों की है, तो यहाँ कौन कौन सी चिकित्सा हैं जो सुविधाएं आप दे पा रहे हैं? पंचकर्मा होता है, जो मेन थेरेपी होती है पंचकर्मा। पंच का मतलब पांच, कर्म का मतलब काम। पांच काम, ये शोधन डिटॉक्सिफिकेशन की जो थेरेपी होती है जी। इसमें होता है वमन, विरेचन, बस्ती, इस तरह से 5 कर्म होते हैं, स्वेदन इत्यादि, स्नेहन। तो इसमें ऑयलिंग होती है, पूरी बॉडी की ऑयलिंग होती है। सारे जो दोष है, जैसे वात, पित्त, कफ, 3 तरह के दोष होते जी। हैं, उनको एक पॉइंट में लाया जाता है, तो इसको वमन कराया जाता है, उनको एक्सपेल किया जाता है शरीर से, बस्ती दी जाती है। तो इस तरह का एक धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है, और जिसको कम से कम 1 हफ्ता लगता है प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अगर स्वस्थ आदमी है तो 5 से 7 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस रहता है। तो हमारे MD आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं यहाँ पर, और जिनकी देख रेख में थेरेपिस्ट भी जो भी है वो सारे एक्सपर्ट थेरेपिस्ट हैं जी। तो एक बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से, बड़े उस भाव से, एक स्पा वाला भाव नहीं होता, एक भाव होता है एक आदमी को हील करने का, उस भाव से। आयुर्वेदा में जो भाव की जो चिकित्सा है उसका बड़ा रोल है। बहुत रोल है। वो जो आपका मानसिक जो इफेक्ट है, जब आदमी को ट्रीटमेंट कर रहा है ना, तो उसका एक एक्सचेंज होता है, बॉडी में एक्सचेंज होता है, तो उसका एक बड़ा महत्व है। और हमारे जो भगवान की कृपा से और महर्षि जमदग्नि जी की कृपा से जो हमारा जो स्टाफ इत्यादि है, बड़े अच्छे भाव से अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे पास रिपीटेड गेस्ट है। अच्छा। ये जो भी लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आते हैं, और जो रिपीटेड गेस्ट है, रेफरेंस गेस्ट है। हमने होटल हॉट स्प्रिंग के रूप में तो प्रमोशन की है, और हम प्रमोट भी करते हैं, परंतु एज ए संध्या हॉट स्प्रिंग हेल्थ केयर के रूप में हमारा जो लोग हमारे पास आ गए, वही दूसरे लोगों को प्रमोट करते हैं। जी, सुविधाएं यहाँ पर से पंचकर्म की विशेष रूप से हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर एक फैसिलिटेट करवा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो लोग ऐसे भी सोचते हैं कि पैकेज कैसा है, और ये पैकेज उसमें एक रिमबर्समेंट है, उसमें मिलना है कि नहीं मिलना है। तो जैसे आपने कहा 40% अगर बाहर की ऑक्यूपेंसी है, तो यहाँ के लोग भी जुड़ पाएँ, और उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए केरला में उस रैली में ना जाना पड़े, ऋषिकेश ना जाना पड़े, और यहाँ पर ही अपने इस क्षेत्र में हमें सुविधाएं आयुर्वेद की मिले, जिससे कि शरीर से जो है सारा जो विष है उसको हम निकाल पाएँ। तो क्या किस तरह की एक जो इम्पेनलमेंट आपका हुआ है आपकी संध्या हॉट स्प्रिंग हेल्थ सेंटर का, तो उसमें कितने लाभ लोगों को है? आपने कहा कि इंश्योरेंस भी इसमें एक इशू है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंसेंटिव यहाँ के लोकल्स के लिए भी है, और विशेष करके यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी रहेगा। एक्चुअली हेल्थ केयर में नेशनल लेवल की एक रजिस्ट्रेशन होती है, सर्टिफिकेशन होता है, उसको बोलते हैं NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर। वो नेशनल लेवल का होता है, टीम आती है, वो सारी चीज़ें पूरे पैरामीटर्स देखते हैं, और उस हिसाब से फिर वो जब वो सर्टिफिकेट आदमी के पास होता है, जिस हेल्थ केयर में होता है, तो उसके साथ फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इम्पेनलमेंट हो जाती है। हमारा तो हिमाचल गवर्नमेंट के साथ तो काफ़ी पहले से इम्पेनलमेंट है उनके स्टाफ को रिम्बर्समेंट के लिए। इसके साथ साथ जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ रिम्बर्समेंट के लिए, और कुछ एक इंश्योरेंस कंपनी है जिनके साथ कैशलेस है, मतलब कोई भी आदमी जिसके पास इंश्योरेंस है वो आ सकते हैं यहाँ पर, और पूरी ट्रीटमेंट और जो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब जो डाइट्स वगैरह होती हैं और रिकमेंडेशन, सब कुछ का रिम्बर्समेंट है। तो ये सारी फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है, तो इस चीज़ की सुविधाएँ यहाँ पर हमारे पास है। और मैं कह सकता हूँ कि भी हिमाचल में एक्सेप्ट कांगड़ा के बाद हम दूसरा संस्थान है जिसके पास NABH का एक्रेडिटेशन
हुआ है। इसके साथ अभी रिसेंटली हमारे मित्री है, उनका बद्दी में उनका भी हो रखा है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है, इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ जो हमारे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए अगर वो इंश्योर्ड है, अगर कोई इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं है तो उनका अगर वो इंश्योर्ड है उनके लिए भी रिम्बर्समेंट रहेगा। हाँ, किसी के पास उसमें तो जिसकी भी इंश्योरेंस है ना, हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी भी है, जिसकी हाँ, वो आके अवेयर कर सकता है फैसिलिटीज। उसमें कुछ एक कंपनी कैशलेस देती है। कैशलेस का मतलब है कि भाई वो जाएंगे और हम उनको बिल नहीं देंगे, बिल डायरेक्ट उस कंपनी को ही जाएगा जिसकी जो इंश्योरेंस कंपनी है। और कुछ एक के साथ ऐसा है कि जिनका हम बिल देंगे और जो पेशेंट है, जो आदमी है, वो पेमेंट करेगा, वो बाद में उसका रिम्बर्समेंट हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी सुविधा जो है, जिसके बारे में हम कभी सोचते थे कि भाई सीमांचल से बाहर जाना ही पड़ेगा, बाहर कहीं हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड में जाकर के, विशेष करके जो हमारा हरिद्वार वाला क्षेत्र है वहाँ, या फिर केरल में जो पद्धति जो रही है। तो ये प्रेरणा राणा साहब आपको कहाँ से कैसे मिली? क्योंकि जहाँ तक मुझे आप से परिचित होंगे कि शुरू से ही आपका ये जो एक स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली और यहाँ की जो एक सनातन परंपरा, उसके आप काफ़ी अनुशीलन आपने किया है। तो कितना आपको ये संघर्ष रहा है आपका? क्योंकि पहले तो ये एक परिकल्पना आपके मन में काम कर रही थी, जैसे हमने कहा कि पहले तो हॉट स्प्रिंग होटल बना, या फिर उसके साथ ही ये पहले से एक आपके एक आइडिया कॉन्सीव था कि भाई साथ में हमने आयुर्वेदा की जो विधा है इसको पुनर्जीवित करना है और हमारे इस पहाड़ी अंचल में ये लोगों को सुविधा मिली। तो ये कैसा ये आपका संघर्ष रहा और कहाँ जाकर के ये प्रेरणा आपको मिली और किन किन क्षेत्रों में जाकर के आपने ये चीज़ें देखी और उसके बाद यहाँ पर इसको वेल एस्टेब्लिश किया? एक्चुअली मैं पहले इटली में रहता था जी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोगों ने जो वहाँ पर 280 जगह ऐसी है जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स निकलते हैं और बाकायदा एक यूनिवर्सिटी है जो स्टडी करती है कि हॉट स्प्रिंग के क्या क्या इसके गुण है, क्या क्या नुकसान है। पूरी यूनिवर्सिटी है, स्टडी करती है और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप बच्चों को, जैसे मान लो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो बच्चों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो फलाने इंस्टीट्यूट में जाए और वहाँ पर उसका स्टीम लेते हैं, स्टीम ले वहाँ पर बात लें, इस तरह से प्रॉपर प्रिस्क्राइब होता है। तो मुझे मेरे मन में हमेशा था कि भाई तत्ता पानी में कुछ किया जाए। तो हॉट स्प्रिंग तो हमारे थे ही, तो उसके साथ आयुर्वेदा को जोड़ना था। तो इनिशियली प्लान तो आयुर्वेदा का ही था सेटअप करने का, परंतु करते करते, क्योंकि तत्ता पानी अगर मैं बताऊँ 2008, 9, 10 में इतना इंटीरियर था कि लोगों को मालूम नहीं था। उस वक्त व्हाट्सअप भी 2013 में ही इसमें आया, तो लोग ज़्यादा नहीं आते थे। तो हमने फिर होटल के रूप में शुरू किया। तो बाद में फिर हमने इंट्रोड्यूस इसको आयुर्वेदा भी किया। जब थोड़ा सा, जैसे मैं बताऊँ आपको, 2010 में जब हम होटल को प्रमोट करने के लिए दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जाते थे, तो जब हम बोलते थे भी आप कहाँ से आए जी? तत्ता पानी से आए। अच्छा, ये तत्ता पानी कहाँ है? हिमाचल में ही है। तो लोगों को ज़्यादा, कोई लोगों को नॉलेज थी 2010-11 में कि भी नालदेहरा तक नॉलेज थी, उसके आगे तत्ता पानी की नॉलेज नहीं थी, ट्रैवल एजेंट को नॉलेज नहीं थी, लोगों को नॉलेज नहीं थी। तो धीरे धीरे उसको प्रमोट करने के लिए, एरिया प्रमोट करने के लिए हमें कम से कम 3, 4, 5 साल लगे थे। तो उससे फिर अब लोगों को पता है कि तत्ता पानी है, वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं और हॉट स्प्रिंग होटल भी है, तो लोगों को फैसिलिटी का पता लगा। तो 2016 में हमारे जो यहाँ पर आचार्य देवव्रत जी के राज्यपाल थे, वो खुद आयुर्वेदा नेचुरोपैथी से बहुत दिल से जुड़े हैं, उनके अपने संस्थान हैं। तो उनसे हमने इनागोरेट करवाया और एक पार्ट हमने हेल्थ केयर में खोला और उसका नाम संध्या हॉट स्प्रिंग हेल्थ केयर रखा। और बाद में हमें ये सर्टिफिकेशन भी हुई और आज मुझे गर्व है कि हम एक ऐसी सेवाएं दे पा रहे हैं जिसमें रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी है। अभी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी हमारे पास। हेल्थ एक बहुत प्रेशियस है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दें। भले ही हमारा आयुर्वेदा, हमारी संस्कृति और हमारा जो भारत देश की जो मानसिकता है स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही सचेत है। और आयुर्वेदा तो बोलते हैं कि भी आपको स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेदा का मेन मोटिव है। तो हम उसी में ही काम करते हैं। हम जो आदमी स्वस्थ है, ये नहीं है कि आदमी, जैसे आप कोई गाड़ी ले लेते हैं
तो गाड़ी को आप बता देते हैं कि आपने 3 महीने 6 महीने या साल में एक बार सर्विस करनी है, परंतु हमारे अपनी बॉडी की सर्विस कब होती है, ये हमारे को ध्यान देने वाली बात है। हाँ, उसके प्रति हम उपेक्षित भाव रखते हैं। उसके हम उसको लिंगर ऑन कर जाते हैं, आगे आगे डालते जाते हैं और हमें अपने शरीर को हम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये आदमी कहीं भी जाए परंतु शरीर के ऊपर डेफिनेटली इनको ध्यान देना चाहिए कि भारत जैसा देश बहुत बड़ा देश है, विविधता का देश है, जहाँ पर ये स्वास्थ्य सुविधाएं भी हर गांव घर गांव तक सुलभ नहीं है। तो आपने आयुर्वेदा जैसी हमारी प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है, ये बहुत बड़ा आपका कार्य रहा है। और एक और, क्योंकि हमने कहा कि ये एक सांस्कृतिक पर्यटन को आपने बढ़ावा दिया, तत्तापानी को एक पहचान दी और इस पहचान को पुनर्स्थापित किया। उसके बाद हमने चर्चा की कि एक स्वास्थ्य पर्यटन को भी आपने जोड़ा और इसको एक आयुर्वेदा से जोड़ करके आपने आयुर्वेदा के लिए एक स्तुत्य प्रयास किया। और तीसरा, जो इस कोल डैम के बनने से सतलुज नदी पर इतनी बड़ी झील बनी है, तो शुरू में तो एक आपने जैसे कहा कि ये पूरा एक उजाड़ क्षेत्र बन गया था और उसके बाद पुनः सल्फर वाटर हॉट स्प्रिंग ऊपर आपके ही प्रयासों से आए, स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों से आए। तो वाटर स्पोर्ट को हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी अब तो यहाँ पर एक भीड़ सी पैदा हो गई है। तो ये किस तरह से आपके अंदर एक आइडिया आया कि भाई इस झील के बनने से भले ही जो एक मौलिक स्वरूप तत्तापानी का था वो मिट गया था और उसको पुनः स्थापित करने में वाटर स्पोर्ट आज इतना बड़ा एक मकाम पा चुका है यहाँ पे, तो इसमें कैसे आपने प्रयास किए और कैसी कठिनाइयाँ आपको आई और आज का जो परिदृश्य यहाँ पर है उसमें कितने लोगों के लिए आपने एक आइकनिक वर्क किया है, एक प्रेरणा के रूप में आपने काम किया है, तो इस पर आप प्रकाश डालें। 98 में हमने राफ्टिंग शुरू की, परंतु उस वक्त उतना लोग यहाँ राफ्टिंग के लिए नहीं आते थे जी। और उसके बाद फिर 2002 से यहाँ राफ्टिंग का काम बहुत बड़ा अच्छा चला और तत्तापानी फेमस हुआ राफ्टिंग के लिए। और जैसे ही झील बनी तो राफ्टिंग का फ्लो तो बंद हुआ और यहाँ पर झील बन गई और पानी खड़ा हो गया, तो राफ्टिंग यहाँ पर पीछे हो गई, मतलब चापा तक राफ्टिंग हुई, हो सकती थी। हाँ हो सकता, अभी भी हो रही है राफ्टिंग स्टिल कोई नहीं। और तत्तापानी में फिर जब झील बनी तो अच्छा, बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मैं 2014 से टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेटर लिखे कि भाई यहाँ झील बनने जा रही है। जब झील बनी भी नहीं थी उस समय हमने एक कार्रवाई शुरू की कि भी यहाँ पर झील बनेगी तो बोटिंग करेंगे, तो हिमाचल गवर्नमेंट में टूरिज्म के पास पैरामीटर नहीं थे, लॉ नहीं था, रूल्स नहीं थे कि भाई स्टिल वाटर एक्टिविटी, राफ्टिंग के तो रूल्स थे पर स्टिल वाटर एक्टिविटी के क्या रूल थे। तो 2014 में लेटर, 15 में लेटर में मिला और उसमें के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, उनसे आग्रह किया, तो धीरे धीरे दो रूल्स बन के 2019-20 में रूल्स बने और एरिया को नोटिफाई किया गया। मैंने जब जेट स्की ली, एक जेट स्की होती है जो तेज चलती है पानी में जी। वो उसको मतलब एक्सपेंसिव इक्विपमेंट भी है, तो जब वो ली और उसका जो जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके पश्चात टूरिज्म ने भी सोचा कि भाई जितनी भी झीलें हैं यहाँ पर और उन झीलों में हम वाटर एक्टिविटी करें, जेट स्की वगैरह लाएँ, बोट्स लाएँ, स्पीड बोट लाएँ। और उसके पश्चात डॉक्टर साहब जितने भी जैसे पोंग बांध हुआ, चमेरा हुआ और दूसरी झीलें तत्तापानी में है, टूरिज्म ने इन्वेस्टमेंट किया, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ पर इक्विपमेंट डाले और नोटिफाई, भगवान की कृपा से टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तत्तापानी को पहला नोटिफाई। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि जो हमारी एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी, वो पहली एजेंसी बनी हिमाचल की स्टिल वाटर एक्टिविटी के लिए रजिस्टर्ड एजेंसी फ्रॉम हिमाचल टूरिज्म। अदरवाइज बाकी जगह हम कहीं एसोसिएशन के थ्रू चला रहे हैं पर वो पैरामीटर्स एंड रूल्स के अनुसार काम नहीं हो रहे थे या नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद अब दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को एक तो प्रॉपर सर्टिफाइड बिजनेस मिल रहा है, मतलब एक कार्य मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है और टूरिस्ट प्लेस उभर के सामने आ रहे हैं। कोई भी टूरिस्ट प्लेस अगर बनाना हो तो एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आदमी कहाँ जाएगा, अगर एक होटल में जाएगा, एक रात सोएगा, खाना खाएगा, इतने तक नहीं होता है। तो उसको एक्टिविटीज़ का होना बड़ा जरूरी है। कुफरी में एक्टिविटीज़ है तो लोग इसलिए काफ़ी भागते हैं और हिमाचल तो
एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत चाहे वो ट्रैकिंग है, पैराग्लाइडिंग है, वाटर एक्टिविटी है ना, और साइकिलिंग है। तो जब हम इन चीज़ों को बढ़ाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, नवयुवक नशे से छूटेगा, वो काम की तरफ ध्यान देगा, है ना, और गवर्नमेंट को भी इसमें रेवेन्यू भी आएगी। जी जी हम करेंगे। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि भी वाटर एक्टिविटीज़ को जो उसको एडवेंचर स्पोर्ट्स में आती हैं, और इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब एक रिस्क लिया, इन्वेस्ट करने का रिस्क बहुत बड़ा होता है ना। और आज तो मैं देख पा रहा हूँ कि भी ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है। जो एक इम्प्रेशन जो हम देखते हैं कहीं बड़ी बड़ी लेक्स में होता है बाहर दूसरे स्टेट्स में, तो वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर बनी है। तो मुझे लग रहा है कि कई बार ऐसा भी अब देखने से लग रहा है कि भाई इस झील के बनने से जहाँ बहुत कुछ नुकसान झेला भी है लोगों ने, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी जो एक नई एक्टिविटीज़ यहाँ पर आई है, वो शायद झील ना बनने से ना आती, है ना। तो बाकी हम ये चाह रहे थे कि ये इतना कुछ होने के बावजूद भी कमियां तो रह जाती हैं क्षेत्र में, विकास के लिए कमियां तो रह जाती हैं। और जैसे हम देख पा रहे थे कि भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरे प्रोजेक्ट्स अभी पीछे भी काम चल रहा है। ये लोरी प्रोजेक्ट है, इसका भी कार्य हम देख रहे थे पीछे काफ़ी आपका जो इधर पीछे चापा से पीछे वाला जो कहीं ना कहीं इकोलॉजी पर भी थोड़ा सा प्रहार तो है ही है। और इसके अलावा तत्तापानी के सौंदर्यीकरण के लिए और तत्तापानी के एक हम कह सकते हैं कि एक विजनरी प्लान आपके मन में क्या है कि भाई यहाँ का, जैसे कि नदी के तट का सौंदर्यीकरण की बात हम चर्चा करें, और जैसे सिल्ट भी यहाँ पर आई जाएगी क्योंकि स्टिल वाटर है, और जैसे इस बार जो एक मानसून का उत्पात रहा उसके खतरे भी हमें देखने पड़ेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो एक संतुलन विकास के साथ जुड़े, तो क्या क्या संभावनाएं यहाँ पर चलो सरकारी स्तर पे भी होनी चाहिए, जो हमारी स्थानीय संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं समझता हूँ कि हम भौतिक विकास तो बहुत कर लेते हैं, पर यहाँ पर दिक्कत कई बार ये भी आ जाती है कि भौतिक विकास की जो विकास की जो एक हवन होता है, उस हवन में कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है उसकी आहुति हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि क्या आपका एक विज़न है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। बाकी इतना कुछ आपने लंबी यात्रा करी है, एक छोटे से उद्योग से लेकर बहुत बड़ा उद्योग आपने खड़ा किया है, कि कहीं ना कहीं एक नदी की प्रतिष्ठा, स्थान की प्रतिष्ठा, और तत्तापानी के साथ साथ एक सुन्नी है उसकी अपनी प्रतिष्ठा, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, चाबा है, उससे आगे वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा कहीं ना कहीं सतलुज घाटी क्षेत्र में इस नदी के साथ, क्योंकि इससे तो हमारा एक व्यापार जुड़ा हुआ, उद्योग जुड़ा हुआ है। तो आप क्या एक विज़न लेके चलते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या आह्वान आपकी तरफ से रहेगा? जी, आह्वान ये है कि एक तो सीट, जैसे आपने बताया कि सीट बहुत बैठ हुई है, तो इस संबंध में कुछ प्रशासनिक अधिकारी से हमने बात भी की कि सिल्ट को एनटीपीसी या गवर्नमेंट प्रशासन कोई टेक्नोलॉजी लाए और सिल्ट को उठाए, डिसिल्टिंग, हाँ डिसिल्टिंग किया जाए। ये तो खतरा ही है, क्योंकि अभी भी जब बरसात में बाढ़ आई थी तो यहाँ के जो मंदिर वगैरह थे वहाँ तक पानी आ गया था। जो गर्म जल के स्रोत थे वहाँ पर 2-2 फुट सिल्ट बैठी हुई थी, और हमने उसको सिल्ट को हटाया वहाँ से मैनुअली। तो ये तो प्रॉब्लम है सिल्ट को, तो किसी तरह से गवर्नमेंट को, एनटीपीसी को इसमें कुछ डिसिल्टिंग करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए, उसको कोई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। इसके साथ साथ जो यहाँ घाट का अधूरा काम है वो पूरा हो जाए। उसमें एक प्रोजेक्ट है कि भाई इसमें जो ग्रेनाइट या स्टोन जो ऊपर लगना है, तो वो कार्य पूरा हो जाए, छोटा मोटा काम बचा है वो पूरा हो जाए, और सफाई व्यवस्था को थोड़ा सा मेंटेन किया जाए। और जो मेरा जो एक एम्बिशन है वो ये है कि भी हम एक परिक्रमा करना चाह रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये मेरी एक एम्बिशन है कि भाई जो हमारे तत्तापानी से नदी के साथ साथ आदमी जाए और थली का पुल क्रॉस करके सुन्नी से एक तत्तापानी ब्रिज करके तत्तापानी ब्रिज, मतलब उससे एक ना नदी परिक्रमा हो जाएगी यहाँ पर। उससे क्या होगा कि एक तो लोग आज की डेट में लोग चलते नहीं है, नदी के साथ साथ चलेंगे, तो एक तो लोगों को हेल्थ का बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा, और थोड़ा सा एरिया मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पर खुशी की बात ये है कि अब बहुत सारे होम स्टे, छोटे होटल्स, बड़े होटल्स खुल रहे हैं, तो उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अच्छा, शिमला के नज़दीक तत्तापानी जगह है कि जहाँ पर
शिमला में तो आदमी होटल में जाता है, मॉल रोड घूम लिया, रीच घूम लिया, या जो भी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। परंतु अगर शिमला का स्टे होटल्स में अगर बढ़ाना है, अभी 1 या 2 रात का स्टे रह चुका है शिमला, क्योंकि आदमी 2 दिन में बात सोचेगा क्या कुछ देखने को बचा नहीं, कुफरी घूम लिया, 3 दिन में कर लेते हैं। तो तत्तापानी एक ऐसी जगह बन सकती है नालदेहरा मशहूरा शिमला के लिए, चाहे कुफरी के लिए, कि लोग पर्यटक यहाँ 3 दिन के लिए भी आ सकते हैं। तो एक परिक्रमा, नदी परिक्रमा का एक हमने ये मेरी मुहिम है कि हम जो यहाँ लोकल प्रधान है, पंचायत है, उनको साथ लेके कोशिश करेंगे कि भी ये काम हो जाए। तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी एरिया के लिए, नदी परिक्रमा, घाट बन जाए और थोड़ा सफाई व्यवस्था का बेहतर हो, बेहतर सेटलमेंट हो। अभी तक यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है वो सुदृढ़, हाँ, वो बहुत ही पैथेटिक है। पैथेटिक पा रहे हो कि अब घाट है, इतने मतलब सफाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो एक यहाँ की जो प्रतिष्ठा है, तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा दाग भी लगा हुआ है। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि भाई ये जो परिक्रमा है, उस कॉन्सेप्ट में जितने हमारे आस जो फ्रिंज एरिया है आपका, बाहरी क्षेत्र है थोड़े से, जो थली तक का एरिया है या सोनी का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी होटल्स जो बन रहे हैं, चलो वो भी बेनिफिशरीज रहेंगे। पूरा मतलब हाँ। इसमें हमारी जो 4-5 पंचायतें हैं वो जुड़ जाएगी। हाँ, वो जुड़, क्योंकि जब टूरिस्ट कहीं से मूव करता है और एक हेल्दी टूरिस्ट जो वॉक कर रहा है टूरिस्ट नदी के लिए, वो एक हेल्दी टूरिस्ट है। तत्तापानी बिल्कुल संकीर्ण में नहीं रहेगा, तत्तापानी एक्सपेंड हो जाएगा, उधर से चांबा तक चले जाएगा, उधर से थली शाकरा सुन्नी को हम कवर करेंगे, ऊपर हमारा साज है यहाँ पर, और इधर से मलोड़ घाट है। तो हमारी मतलब हम एक जो क्षेत्र है, जो तत्तापानी क्षेत्र तो इम्पोर्टेंट है, भले चाहे वाटर एक्टिविटी के लिए, चाहे हॉट स्प्रिंग्स के लिए है, पर तो वो फिर दूसरे काम वो विस्तार विस्तारीकरण है ना। जी, पीछे ये भी एक चर्चा चली थी कि रैना साहब की एक मंडी में या शिमला मंडी में एक टूरिज़्म का एक सर्किट बना। वो सर्किट में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान हैं, चाहे हम शोबरा की बात करें, कुफरी की बात करें, चलो ये तो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, और जो हमारा जो क्षेत्र यहाँ का सुन्नी क्षेत्र है, सुन्नी से आगे आपका मकड़चा है, पंदुआ है ना, और आगे जाकर के ये नीरद, निर्मंड और ये रामपुर तक का क्षेत्र हो गया, और साथ में जो क्षेत्र आपका अक्रॉस द रिवर आपका ये तत्तापानी क्षेत्र तो खैर एपी सेंटर है ही है, उसके आगे आपका चुराग है, पांगना जो यहाँ की राजधानी रही है, और माहूनाथ जी का जो स्थान बखारी में है, वहाँ से आगे चिंडी है, और करसोग अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक पौराणिक स्थान है, और वहाँ से आगे चल करके भी जंजैली, शिकारी देवी या जलोड़ी पास तक हम जा सकते हैं। अगर इतना बड़ा सर्किट बन जाता है तो वो एक दिन के ट्रैवल करके कहीं ना कहीं जो बीच में कहीं रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, वो भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर वो शिमला ना प्रेफर करके ये जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स एरिया जो टूरिज़्म के हैं, हमारे गांव का जो टूरिज़्म है, इसको रूरल टूरिज़्म कहते हैं, तो शायद वो भी डेवलप हो सकता है। थोड़ा सा इसमें काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो पांडवों का इतिहास है जी, वो इसी एरिया में, जैसे आप करसोग में वो 200 ग्राम का गेहूँ का दाना है, और पांगना में पांडवों का इतिहास है, और माहूनाथ में माहूनाथ जी का बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है, चिंडी मंदिर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मंदिर बना है। तो इस तरह से ये एक पूरा सर्किट बन जाएगा। फिर जंजैली है, जंजैली बहुत सुंदर जगह है, इसके अलावा शिकारी माता है, ऊपर से कमरूनाग है, तो ट्रैकिंग का भी है जी। और इस तरह से एक ये जो पूरा एक्चुअली क्या हो रहा है अभी हमारे हिमाचल में, जब टूरिस्ट आ रहा है तो इतना आ रहा है कि मनाली में भर रहा है वो जहाँ वही ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम है, तो एक जगह कंसंट्रेट हो रहा है। तो जबकि थोड़ा टूरिज्म जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, वो डिसेंट्रलाइज हो, डीकंजेशन हो, तो लोगों को नई जगह भी मिलती है, क्योंकि आदमी एक बार तो 3 साल तक तो मनाली जाने के लिए सोचेगा, तो 3 साल के बाद फिर से आ सकता है आदमी मनाली या शिमला, तो आदमी इधर उधर भी जाए तो अच्छा भी लगता है। और इससे क्या है कि लोगों को रोजगार देता रहता है और रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को आता है। अब तो एक टूरिज्म इंडस्ट्री में, इस पर्यटन उद्योग में एक आइकन है, और इतनी लंबी आपकी संघर्ष गाथा रही है, और आप न केवल तत्तापानी के बारे में ही चिंतन कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो आसपास का क्षेत्र है, सतलुज के दोनों तरफ का क्षेत्र है, वो भी विकसित हो। और जैसे हमने बात की कि अब ये अर्बन टूरिज़्म से हम स्विच करना चाहिए, हमें रूरल टूरिज़्म की तरफ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो यूथ हैं और जो हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उभरने वाले हैं,
उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। और गांव में आज इकोलॉजी भी अच्छी है और पलायन ना हो, एक शहरीकरण की तरफ लोग ना भागे, बल्कि गांव की तरफ ही टूरिस्ट आए। और टूरिस्ट का एक माइंडसेट भी रहता है कि वो कहीं बहुत ही serene क्षेत्र में आता है जहाँ पर एकांत हो, शांति हो और प्रकृति की एक मनोरम छटा हो, वहाँ पर वो आए। तो इस सारे उस प्रकरण में जो हमने चर्चा करी यहाँ, तो हिमालयन डिजिटल मीडिया की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। और इसी तरह से आप एक प्रेरणा स्रोत बने रहें और एक विज़न आपके अंदर इसी तरह से और भी अच्छा बने। तो क्या संदेश यहाँ के जो युवा हैं, आज नशे की तरफ भी तो लोग जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, या हमारा जो धर्म संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं थोड़ी टूट रही हैं, क्योंकि टूरिज़्म से इसका बड़ा संबंध है देखा जाए, है ना। चाहे हमारे मंदिर हैं, हमारा जो पुरातत्व है, जैसे आपने एक बात करी कि महामहिम साहब ने कहा कि भाई जमदग्नि ऋषि, आपने कहा जमदग्नि ऋषि की तो बोलो बताइए कहाँ मंदिर है, मंदिर तो था नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारा धर्म संस्कृति और जो हमारे पुरातात्विक स्मारक हैं, उनको हम पुनः, अगर वो विलुप्त हो चुके हैं, उनको प्रतिष्ठित करें। हमारा जो उत्सव है, मेले हैं, क्योंकि ये भी टूरिज़्म का एक पार्ट है। चाहे हम रामपुर की लवी की चर्चा करते हैं, चंबा के मिंजर मेले की बात करते हैं, या मंडी शिवरात्रि की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इन जो बड़े बड़े ये इंटरनेशनल लेवल के जो फेस्टिवल्स हैं, कहीं ना कहीं इनका जो एक पारंपरिक महत्व वो कम तो हुआ है। इसकी जो पारंपरिकता इन क्षेत्र विशेष की है, उसकी ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं वो प्रतिष्ठित होनी चाहिए, है ना। जैसे आपने कहा यहाँ खिचड़ी का बड़ा है, जैसे माल है, अगर उस माल को अगर हम कहीं ना कहीं उस उत्सव को एक उस पर्यटन की दृष्टि से भी उसका यहाँ पर रूपांतरण करें, है ना कहीं उस कल्चर को यहाँ पर ढालें, है ना, तो कहीं ना कहीं जो एक गौ सेवा के प्रति जो लोगों की उपेक्षा भाव है वो भी तो खत्म होगा, है ना। तो इस तरह के उत्सव, जैसे हमारे राजस्थान में उत्सव चलते हैं, है ना, और वहाँ से क्राफ्ट फेयर लगते हैं, हरियाणा में लगता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो क्राफ्ट है, यहाँ के जो फूड आइटम्स पुरानी हैं, अगर वो भी डेवलप हों, तो ये मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहता हूँ, है ना। तो शायद लगता है कि ये एक टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। तो आप इसके बारे में भी बताएं, और एक संदेश, यूथ जो है वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें और अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर के उसका भी संरक्षण करें और अपना व्यावसायिकरण करें और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने वो लोग। तो इस सारे अंत में आप ये संदेश किस तरह से इसको आप देना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि जब भी कोई आदमी काम करता है, मुश्किलें बहुत आती है और मुश्किलें आएंगी जी। वो मुश्किलें हर तरह की होती है जी। परंतु जब हमने एक संकल्प ले लिया कि ये काम हमने करना है, तो जैसे मैं आपको थोड़ी सी बताऊँ कि जैसे तत्तापानी फेमस हो गया था, हमने होटल खोला, फेमस हो गया राफ्टिंग के लिए। तो राफ्टिंग के लिए तत्तापानी में डेली 50 से 150 गाड़ियाँ आती थी जब सीजन होता था जी। और जब यहाँ झील बनी तो यहाँ एक भी गाड़ी नहीं आती थी तो पूरा जलमग्न हो गया और रूल्स थे नहीं, तो 2-3 साल तक को तत्तापानी में टूरिस्ट आना बड़ा मुश्किल हो गया था, गमगीन हो गया सारा, गमगीन हो गया। हाँ, तो फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, तो मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। और फिर जब आदमी कोई सर्विस देता है और पूरे मनभाव से देता है तो आदमी वो रीच कर लेता है। तो मैं यही आज के जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे, जो भी युवा है, चाहे वो कहीं भी है, वो दृढ़ संकल्प से करे और होम स्टे खोलें, छोटे यूनिट खोलें और कोई एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट के पास बहुत सारे नए नए कोर्सेज होते हैं, है ना, चाहे वो ट्रैकिंग का है, माउंटेनियरिंग का है, ठीक है, चाहे वो वाटर एक्टिविटीज़ का है, तो इनसे जुड़े, इनको शुरू करें। और हिमाचल जो है एक स्टेट जो पर्यटन स्टेट है और उस अभी हिमाचल के पर्यटन को काफ़ी, जब से कश्मीर खुला है, काफ़ी सेटबैक लगी है क्योंकि बहुत सारा लोग कश्मीर की तरफ जा रहे हैं और हम अपना जो हमारा प्रदेश है इसकी एक अपनी अलग छटा है, अपना अलग महत्व है। हाँ, तो आज का जो युवा है जो खाली बैठे सिर्फ नशे की तरफ, आइडियल बैठ के नशे की तरफ खींचा जा रहा है, उनको चाहिए कि परिवारों को भी चाहिए कि बच्चों को उनको थोड़ा गाइडलाइन करें, है ना, उनको सुझाव दे, उनको भी अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी दे। मैं अपनी ही बात करता हूँ, मेरे भाई जी ने मुझे बोला
कि भाई कोका कोला की बोला कि भी कोका कोला की कोई बोतल आती है और उसके ऊपर उस वक्त मेरी कोई पता नहीं था कि वो कोका कोला क्या होता है। जी। तो मैंने वो कोका कोला की बोतल को ठंडे पानी में रखा, फ्रिज नहीं था मेरे पास, ठंडे पानी में रख के, और इवन आई हैव टू से मेरे पास ओपनर तक नहीं था, है ना, ओपनर तक नहीं था। मैं ये बात कर रहा हूँ 1992 की। तो ना कोका कोला पूरे एरिया में सुन्नी में आता था उस वक्त। तो हमने कोका कोला की 20 बोतल लेके उनको ठंडे पानी में रखा, ठंडे पानी, सतलुज नदी का ठंडे पानी में कोका कोला बोतल थोड़ी ठंडी हुई, है ना, और ओपनर तो मेरे पास था नहीं, वो दूसरे दिन अरेंज हुआ ओपनर। तो उस तरह से शुरू किया, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ से, है ना। तो आदमी शुरू करें, कुछ तो कुछ शुरू करें, जब दृढ़ निश्चय से चलेंगे तो वो मंजिल पाएंगे। तो यही है। और मैं डॉक्टर पाली जी आपका और हिमालयन डिजिटल मीडिया, जो कि बहुत ही सेंसिटिव मीडिया है, डॉक्टर साहब आप तो एक इतिहासकार हैं, आप तो पूरे ज्ञान से हर एक आदमी को पूरा एक लबालब कर देते हैं। आपके पास ऐतिहासिक पौराणिक, आपके पास बहुत सारा एक संग्रह है, आप एक विद्वान आदमी है। तो आपके साथ साथ हिमालयन डिजिटल मीडिया भी इन सब जो सेंसिटिव इशू है इनके लिए हर वक्त प्रयासरत है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और इस महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली में आपने समय लगाया और लोगों के बारे में, यहाँ के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज के इस पूरे संवाद में हमारे साथ विद्यमान रहे हॉट स्प्रिंग होटल के मालिक CMD प्रेम रैना जी। एक संघर्ष की एक लंबी गाथा का बखान इन्होंने किया कि किस तरह से वो दिन भी थे कि एक छोटे से होटल से अपने एक रेस्ट हाउस ने शुरू किया कार्य, अपने कोका की बोतल को सतलुज नदी में ठंडा करा, और आज एक इतना बड़ा इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है। और बात चली यहाँ के पौराणिक महत्व की, वैदिक महत्व की, तत्तापानी की। एक बार मिट गया और पुनः उसको स्थापित करने में इनके जो श्री प्रयास थे वो सिद्ध हुए, सार्थक सिद्ध हुए। और आज देखिए वही एक नैसर्गिक छटा जो कोल्ड डैम बनने से पहले थी वो पुनः लौट आई है। और यहाँ का जो एक मैं समझता हूँ कि वैदिक महत्व इस नदी का भी और इस क्षेत्र विशेष का जो ऋषि जमदग्नि की वजह से था वो पुनः लौट आया है। और प्रयास एक कुछ लोगों का होता है, परंतु उससे जो लाभ है वो पूरी जनता को मिलता है, व्यवसायियों को मिलता है। तो रैना साहब इस पूरे प्रकरण में मैं समझता हूँ कि संदेश ही जाएगा कि मकर संक्रांति से ही तत्तापानी का महत्व नहीं जुड़ा हुआ है। तत्तापानी एक जो है राउंड द ईयर यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, विशेष करके यहाँ जो उष्ण जल स्रोत हैं उनसे, और यहाँ जो शनि मंदिर है उसकी स्थापना, और साथ में महर्षि जमदग्नि, और यहाँ जो कामधेनु माता सुरभि जी का जो मंदिर बना है। तो हम इस धार्मिक नगरी तत्तापानी को उससे आयुर्वेद से जोड़ करके और यहाँ के इतिहास से जोड़ करके हम आगे बढ़ें, और आप इसी तरह से एक नया विज़न लेकर के आगे बढ़ें। जैसे आपने कहा कि इस क्षेत्र का तत्तापानी अब सिर्फ तत्तापानी गाँव नहीं रहा है और इसका विस्तार 5-7 पंचायत में हो गया है। तो मैं तो ये एक उम्मीद रखता हूँ कि ये विस्तार जो बहुत आगे बढ़े, कम से कम 10-20 पंचायतें जुड़े, पूरा सुगेत और मंडी का क्षेत्र और ये हमारा शिमला का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र इससे साथ जुड़े। तो हिमालयन डिजिटल मीडिया और उनके जो मुख्य संपादक हमारे हितेंद्र शर्मा जी जो इतनी लंबी वार्ता में हमारे साथ पूरा इसका संचालन करते रहे, तो हम एक उम्मीद रखते हैं और एक कामना करते हैं सद्भाव के साथ कि आपका ये जो प्रयास है जिसमें आप पूरे एक कम्युनिटी को लेकर के चल रहे हैं, पूरे समाज को लेकर के चल रहे हैं, और इतना बड़ा जो उदात्त भाव होता है, जो व्यक्ति इतना बड़ा जो सोच रखता है पुनः वो एक सारे समाज के लिए प्रेरणा का दीप बन जाता है। तो इसी तरह से आपके प्रयास सार्थक रहें और हम प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करते हुए इस पर्यटन उद्योग को आगे ले जाएं, और सभी यहाँ के जो युवा लोग हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जो अभी बेकार हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है,
उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बने और आप इस संवाद में हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत